हेलो दोस्तों, आज का ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ड्रामा है। तो शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड एंजल को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। उसे फ़ोन आता है। डॉक्टर कहते कि आपके रिपोर्ट आ गए हैं, आपको ल्यूकेमिया है और आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो वो कहती कि आपको कोई गलतफ़हमी तो नहीं हुई? वो कहते कि नहीं, इसलिए आप हॉस्पिटल आके अपनी रिपोर्ट्स ले जाओ। तो वो कहती है कि मैं ही क्यों मर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए कितने स्ट्रगल किए हैं, वो स्कम्बक क्यों नहीं मर जाते। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसने काफ़ी मेहनत से एक प्रोजेक्ट बनाया था, पर उसके साथ ही वो प्रोजेक्ट को कॉपी करके खुद क्रेडिट खा लेती है। वो उसे धमकी देती है कि मैं हेड ऑफिस में जाके तुम्हारी कंप्लेन करूँगी, पर उल्टा उसका मैनेजर उसे ही मारता है। तभी उसकी नाक में से खून भी निकला था, तो समझ जाती है कि अच्छा, ये बीमारी की वजह से सब कुछ हुआ था। तभी उसकी नज़र जाती है टेरेस पे एक लड़के पे, जो कि उसे लगता है कि वो कूदने वाला है और अपनी जान देना चाहता है। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पे ज़िंदा रहना है और इसे इतनी जल्दी है दुनिया छोड़ने की, पर मैं इसे बचा लूँगी। और उसे खींच लेती है, दोनों गिर जाते हैं और दोनों में किस हो जाता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें कूदने में डर नहीं लगता? तो वो कहता है कि मैं बिल्डिंग से कूद रहा था। तो वो कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो, पर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। और वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहते हैं कि कौन कूदना चाहता है, मैं तो सिर्फ खड़ा था। पर तभी उसे फ़ोन आता है। उसकी मॉम कहती है तुमने इस महीने के पैसे क्यों नहीं भेजे? वो कहती है कि आप हमेशा पैसे पैसे ही करते रहते हो। उसकी मॉम कहती है पैसे नहीं दिए तो घर मत आना। वो कहती है पैसे के अलावा मेरी लाइफ के बारे में भी कभी चिंता कर लिया करो। और फ़ोन काट देती है। और ये सब कुछ वो सुन रहा होता है। वो उससे नाम पूछता है, तो वो कहती है नाम जान के क्या ही करोगे, वैसे भी 3 महीने में ये नाम दुनिया में रहेगा नहीं। और वहाँ से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं उसका नाम एंजल होता है, जो कि 5 साल से जियांग ग्रुप में काम कर रही होती है। वहाँ उसे डॉक्यूमेंट लेना देना और मैनेजर को टी सर्व करने जैसे काम करने होते हैं, पर सब लोग उसे काफ़ी ज़्यादा रूड होते हैं। वो सोचती है कि अब मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं जीने के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं ये 3 महीने अच्छे से जीऊँगी। बाद में हमें उनकी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके मैनेजर कहते हैं कि हमारा इस महीने का सेल्स का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और सब लोग तालियां बजाते हैं, पर एंजल ताली नहीं बजाती। तो मैनेजर कहता है तुम ताली क्यों नहीं बजा रही, तुम तो चाहती नहीं कि कंपनी में प्रॉफिट हो। वो कहती है आप जो प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ है ना, वो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। उसके बाद भी ना तो मुझे क्रेडिट मिलता है, ना मुझे बोनस मिलता है, और ना ही मुझे 6 साल से मुझे सैलरी मिलती है। और ये सब कुछ आपको मिलता है, और मैंने तो सुना है कि आप मुझे निकालने वाले हो, तो अभी तक आपने मुझे निकाला क्यों नहीं? तो बाकी सारे लोग कहते कि आज ही इतनी अलग बिहेव क्यों कर रही है। फाइनली इसने अपने लिए स्टैंड लिया। चलो किसी ने तो सच बोला। मैनेजर कहता है सब अपने काम पे जाओ। तो सब लोग चले जाते हैं। फिर जिंगशी मैनेजर के पास जाके उसे भड़काती, कहती है हमें कोई ना कोई रीज़न ढूंढ के एंजल को कंपनी से निकलवाना पड़ेगा। तो एंजल कहती है हाँ हाँ, मुझे फायर कर दो, अभी तक क्यों नहीं किया? मुझे पता है कि इसके लिए भी तुम्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। बाद में हम देखते हैं मैनेजर और जिंगशी दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तभी वहाँ पर एंजल आ जाती है। वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। मैनेजर तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है तुम कैसी हो, एक तो काम पे लेट आई हो, ऊपर से दरवाज़ा भी नॉक नहीं किया और अंदर आ गई। मुझे तुम्हें किसी भी तरह इस कंपनी से निकालना होगा। वो कहती है हाँ, वैसे तो तुम मुझे निकालने वाले थे, पर देखो मैं अभी तक यहाँ पर ही हूँ। अच्छा, मुझे याद आया, तुम तो मुझे निकाल ही नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। तो क्या तुमने अभी तक उनकी परमिशन नहीं ली है? और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, पर एंजल इस बार मुंह तोड़ जवाब दे देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में एंजल शांति से अपना काम कर रही थी। तभी जिंगशी वहाँ पर आती है और अपना सारा काम उसे देकर कहती है तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करती हो, 10 साल से इस कंपनी में काम कर रही हो, यदि तुम ये जॉब छोड़ दोगी तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और इतने काम करने के बाद भी तुम्हारी सैलरी तो बढ़ती नहीं है। एंजल कहती है हाँ, मैं तो मेहनत करके कमाती हूँ, ना कि अपनी बॉडी का यूज़ करके। तुम सैलरी बढ़वाती हो बॉडी का यूज़ करके, इसीलिए अपने काम पे फोकस करो। और सारी फाइल्स देके वहाँ से चली जाती है। बाद में हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो याद करती है कि डॉक्टर ने कहा था यदि वो ज़्यादा डिप्रेस होगी या ज़्यादा काम करेगी तो वैसे तो उसके पास 3 महीने हैं, पर उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग भी आते हैं और एंजल को देख लेते हैं। तो वो उसे अपने पास बुला कर कहते हैं, पर एंजल को वो याद नहीं होता। तो कहते हैं कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। तो एंजल को याद आता है, तो वो उसे अपना पैर दिखाता है हुए कहती है बियर वाली चप्पल। वो कहता है मैं चप्पल नहीं दिखा रहा हूँ, देखो मुझे पैर पे चोट लगी है। तो वो कहती है कि तुम्हारी चोट से मुझे क्या लेना देना। वो कहता है कि तुमने उस दिन मुझे गिराया था, इसी का नतीजा है। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हो, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। बाद में एंजल जब ऑफिस में होती है तो वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो कहती है कि तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। वो कहते हैं यहाँ पर क्यों आए हो।
तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर गैम्बलिंग में काफ़ी सारे पैसे हार चुके हैं और तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए, तुम पैसे क्यों नहीं भेज रही हो, तुम मुझे समझती ही नहीं। वो कहती है मैं आपको समझती हूँ पर क्या आप मुझे समझते हो, इतने सालों में आपने कभी भी मेरी केयर नहीं की, आपको तो सिर्फ मेरे कमाए हुए पैसों से मतलब है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी मम्मी बैठकर नाटक करने लगती है, देखो ये है मेरी लड़की जिसको मैंने पाला, इसे अपनी फैमिली की कोई चिंता नहीं है। सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। मैनेजर कहता है कि तुम ह्यूमन भी हो, तुम अपनी मॉम को कैसे ट्रीट करती हो। तो सब लोग उसे ही ब्लेम करते हैं। उसकी मॉम उसे मारने जाती है तो वो अपने बचाव में साइड हो जाती है, तो वो गिर जाती है। कहती है देखो ये मेरी बेटी जिसको मैंने पाला है वो अपने मॉम पे हाथ उठा रही है। तो सब लोग बातें करते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था एंजल ऐसी लड़की है। तो एंजल कहती है कि मैं किस तरीके की लड़की हूँ, आज तक घर में हर छोटे मोटे खर्चे का ध्यान मैंने रखा है। तो उसकी मॉम कहती है तो फिर अब क्यों नहीं रख रही हो। तो वो कहती है आप मुझसे ही सारी एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही हो, ब्रदर ने कितने सालों से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप उसे काम करने के लिए क्यों नहीं भेजते हो, आप मेरा ही खून क्यों चूस रहे हो। मेरे फादर हमेशा दारू पिया करते हैं, गैम्बलिंग किया करते हैं और मेरे भाई को इतने साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी काम पर नहीं जाना। मैनेजर तो ये सब सुन के काफ़ी खुश हो रहा था। एंजल कहती है मुझे कौन समझेगा, इतने सालों में कुछ भी होता है, आप हमेशा मुझे ही डांटती है, आपने कभी भी मेरी केयर नहीं की, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर कहता है कि अभी काम पे आई हो, कहाँ जा रही हो। वेंग भी वहाँ पे आया होता है, सब कुछ सुन रहा था, वो भी चुपने लगता है। बाद में एंजल एक कॉफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रही होती है तो वहाँ पे वेंग भी आता है, तो वो गलती से कॉफ़ी उसके ऊपर गिरा देती है। वो उसे सॉरी कहती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझसे पैसे मत मांगना, मैं तुम्हारा ब्लेज़र वॉश कर दूंगी और तुम्हें वापस कर दूंगी। वो उससे उसका नाम पूछता है तो कहती है कि नाम जान के क्या करोगे। और वह एंजल के लिप पे लगी कॉफ़ी हटाने के लिए उसे टच करता है तो वो उसका हाथ ही मरोड़ देती है और उसे 8 बजे का टाइम देती है यहाँ पे आने के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में एंजल वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर एंजल उसे बचा लेती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वो कहती है हम इस दुनिया में आते हैं क्योंकि हमें आना होता है और एक दिन हम इस दुनिया से जाना होगा तो चले जाएंगे, तो इसलिए अपनी लाइफ है उसे अच्छे से जीनी चाहिए। तो वो सोचती है कि ये छोटी सी बच्ची ऐसी बातें क्यों कर रही है। एंजल वहाँ से जा रही होती है तो वो पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है एंजल और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके कहता है कि चेयरपर्सन आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहती है मैं सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए आई थी और उससे एंजल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहती है। वो कहती है कि इसने मेरी जान बचाई, मैं इसे ज़रूर रीपे करूँगी। वहीं हम देखते हैं कि रात को 8 बजे वैंग एंजल का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एंजल आती है तो वो कहता है कि तुमने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था और खुद इतनी लेट आई हो, बहुत ज़्यादा काम कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। और उससे उसका नंबर मांगता है तो वो कहती है कि हमें इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। वांग तो स्माइल करता रह जाता है। बाद में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसी जानबूझ के मैनेजर को कहती है कि एंजल ने जो रिपोर्ट्स बनाए हैं उसके अंदर मिस्टेक्स है। मैनेजर कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है। एंजल बताती है कि मैंने जो आपको रिपोर्ट्स दी वो सही है, पर मैं जानती हूँ आप दोनों मिलकर मुझे फ्रेम करना चाहते हो। तो जिंगसी उसे थप्पड़ लगा देती है। एंजल कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो वो उसे धक्का दे देती है। फिर दोनों जंगली बिल्ली की तरह लड़ने लगती है, पर जिंगसी की ताकत ज़्यादा होती है तो उसके कपड़े निकालने लगती है। तभी वहाँ पर वैंग आता है जो कि जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर। दोनों कहते हैं कि इसने अपने काम में मिस्टेक की थी, हम सिर्फ डिस्कस करने आए थे पर ये तो लड़ने पे आ गई और सबने देखा है, उल्टा उसने मुझ पे भी पानी फेंका है, देखो मेरे चश्मे भी अभी तक गीले हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मैं ये सब कुछ एंजल के मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो एंजल उन्हें डायरेक्ट मैनेजर और जिंगसी की प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो दिखा देती है। तो लोग कहते हैं कि ये एडिटेड वीडियो लग रहा है, अभी तो AI कितना एडवांस हो गया है। पर प्रेसिडेंट उन दोनों को ही जॉब से निकाल देता है, एंजल को सुपरवाइजर बना देता है। तो एंजल कहती है कि मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, वैसे भी मैं आज रिज़ाइन करने वाली हूँ। तो जिंगसी कहती है कि तुम अब शो ऑफ क्यों कर रही हो। तो कहती है कि तुम अपना करो, तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना सिक्योरिटी तुम्हें धक्का मार के निकाल देगी। फिर उन दोनों के जाने के बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि सब अपना काम करो और प्रेसिडेंट एंजल को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। फिर वो एंजल के क्लोज जाते हैं। एंजल कहती है कि मैन और वुमन को इतने क्लोज नहीं आना चाहिए। तो वो कहता है क्या होगा। वो कहती है यदि आप मुझसे और ज़्यादा नज़दीक आए तो पता नहीं मैं क्या कर दूँ। वो कहता है क्या करोगी। वो कहती है कि फिर रिग्रेट मत करना और उसके नेक पे बाइट कर देती है। फिर उसके एप्स को टच करने लगती है। कहती है तुम्हारे एप्स तो काफ़ी अच्छे हैं। वेंग कहता है तुम रिज़ाइन करना क्यों चाहती हो। एंजल कहती है मेरे पास जीने के लिए काफ़ी कम टाइम है, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम कितनी स्ट्रांग दिख रही हो, तुम्हें देख के लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जियोगी। एंजल कहती है बिलीव करना है तो करो, वैसे भी अपने आप को कौन ही ऐसे कर्ज करेगा।
तो वो कहता है ठीक है तुम रिज़ाइन कर सकती हो, पर रिज़ाइन करने के बाद तुम्हें जांग फैमिली में जॉइन होना है। मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख सैलरी दूंगा और इस तरीके से तुम अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकती हो। वो कहती है मेरे पास भले ही कम टाइम है जीने के लिए, पर मैं इतने टाइम में इलीगल काम नहीं करूँगी। वो कहता है डरो मत, मैं तुमसे कोई इलीगल काम नहीं करवाऊँगा। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके जाने के बाद मुझे कुछ जांग ग्रुप में से इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए सच जानने के लिए तुम वहाँ पे जाओगी और इसके साथ तुम मेरे ऐप्स को भी टच कर सकती हो। वो कहती है पर मेरी एक और कंडीशन है, मैं तुम्हारे नेक पे बाइट करूँगी। तो वो कहता है ठीक है डील। बाद में मैनेजर और जिंगशी इंटीमेट होने के बाद बातें करते हैं। कहते हैं अब क्या करेंगे। जिंगशी कहती है कि मैंने सुना है कि जियांग ग्रुप और जांग ग्रुप कॉम्पिटिटर है, हम वहाँ पे जा सकते हैं, फिर हम उस एंजल को मार देंगे। और वो मैनेजर के कान में कुछ बोलती है और चली जाती है। बाद में एंजल जब अपने घर जा रही होती है तब मैनेजर उसके पास जाके उससे बदतमीजी करता है, पर एंजल उसे पीटने लगती है। तभी वांग आके उसे बचा लेता है, पर एंजल की नाक में से ब्लड निकलने लगता है और बेहोश हो जाती है। वांग तुरंत उसे कार में बिठा के हॉस्पिटल लेने जाने लगता है, पर रास्ते में उसे होश आता है। कहती है कि मुझे थोड़ा सा एनीमिया का प्रॉब्लम है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। वो कहता है फिर भी हम एक बार चेकअप करवा लेते हैं। वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, और उसे थैंक यू कहती है। वांग कहता है उसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, तुमने भी तो मुझे बचाया था। एंजल कहती है प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। फिर वो उसे घर छोड़ देता है। जब वो घर जाती है तो उसकी मॉम उससे वापस पैसे मांगने लगती है। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उससे पैसे मांगो। वो कहती है मैं मरने वाली हूँ, मैं बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी। पर उसकी मॉम उस पर भरोसा नहीं करती और उसका पर्स ढूंढने लगती है पागलों की तरह। कहती है पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, तुम्हारे भाई को गेम खरीदना है, पैसे दो। एंजल पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि तुम्हें हमेशा मुझे कर्ज किया करती थी, हमेशा मारा करती थी, तुम्हें कभी भी मेरी लाइफ की परवाह नहीं थी। देखो अब मैं मरने वाली हूँ, आओ तुम जितना चाहो उतना मुझे मारो। और उसका हाथ पकड़ के खुद को मारने लगती है, बार बार थप्पड़ मरवाती है और फिर हंसने लगती है। तो उसकी मॉम डर जाती है, कहती है पागल हो गई, और वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद वो रोती है। वहीं वैंग जब घर आता है तो उसके हाथ पे ब्लड होता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम किसी से झगड़ा करके आए हो। तो वो कहता है नहीं। फिर उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां भेजी पर तुम सबको रिजेक्ट कर देते हो। वो कहता है मॉम मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो कहती है तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, आखिर वो कौन है जिसने तुम्हारे दिल को जीता है। वो कहता है कि उसने आपके बेटे की जान बचाई है। वो कहती है एक लड़की ने भी मेरी जान बचाई थी और मैं चाहती हूँ कि तुम कल उससे मिलो। वो मना करता है कि कल मेरी मीटिंग है, पर उसकी मॉम फोर्स करती है कि नहीं तुम्हें मिलना ही होगा। फिर बाद में एंजल वहाँ पे वेट कर रही होती है तो उसकी मॉम वेंग को ज़बरदस्ती खींच खींच कर लेकर आती है। वो तो अपना चेहरा ही छुपा रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता था ना कि वो एंजल ही है। उसकी मॉम ज़बरदस्ती कहती है देखो तो सही कौन है। जब वो देखता है तो वो एंजल होती है, तो वो खुश हो जाता है, उसके पास आके बैठता है। तो उसकी मॉम समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कहती है कि क्या तुमने इसे बुली तो नहीं किया। तो वो अपने नेक को टच करते हुए कहता है कि इससे पूछो कि किसने किसको बुली किया है। तो एंजल शर्माने लगती है। उसकी मॉम कहती है ठीक है, अब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो तुम दोनों बातें करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वैंग उसके पास जाके उसे कुछ काम देता है। वो कहती है कि क्या तुम आंटी को जानते हो। वो कहता है मैं सिर्फ जानता नहीं हूँ, वो मेरी मॉम है। बाद में एंजल जांग ग्रुप में जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात जेंगशी से होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सीट ढूंढ रही हो, तुम्हारी सीट तो प्रेसिडेंट के दिल में है। कोई कह रहा था कि हमें मेल का यूज़ नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जब बात तुम पे आती है तो तुम्हारे लिए वो सब गलत हो जाता है, तुम भी तो वही कर रही हो। तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है। दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी वह वहाँ पे वेंग आ जाता है और एंजल को बचा लेता है। तो वो कहते हैं भले ही तुम यहाँ पर आ गए हो, पर ये कंपनी मेरे अंकल के अंडर है और मैं यहाँ की सुपरवाइज़र हूँ। तभी वहाँ पर उस कंपनी के चेयरपर्सन आते हैं जो कोई और नहीं पर वेंग की मॉम होती है। तो जेंगशी के अंकल इन सबको इंट्रोड्यूस करवाते, कहते ये मेरी भतीजी है। पर चेयरपर्सन को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर एंजल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो ऑफिस में जाकर सीईओ को थैंक यू कहती है कि आपने अच्छा किया कि आपने एंजल और मेरे बेटे को इस कंपनी के अंदर ले लिया। वहीं पर मैनेजर और जेंगशी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि वेंग और एंजल यहाँ पर भी आ गए थे। फिर जेंगशी कहती है कि ये कंपनी के सीईओ मेरे अंकल हैं और मैं कुछ न कुछ करके ये कंपनी को हमारे अंडर ले लूँगी। फिर हम दोनों उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। बाद में वेंग और एंजल दोनों घर जा रहे होते हैं। वांग कहता है कि आज हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है तो मैं इस बार तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे इजीली अपने एप्स टच करने का मौका दे रहे हो। तो वो हंसने लगते हैं। तभी उसके नाक में से खून निकलने लगता है। वो छुपाती है तो उसका हाथ देखता है, उसमें खून लगा होता है। वो कहता है चलो हॉस्पिटल जाते, ये पहली बार नहीं हुआ। वो कहती है मैं ठीक हूँ, ये तो जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे नाक से खून थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि तुम काफ़ी हॉट हो। तो वो लोग मुस्कुराते हुए वॉकिंग करते हैं।
वहीं जेंगसी उसके अंकल से कंप्लेन करती है कि आपने उन दोनों को जहाँ ग्रुप में क्यों ज्वाइन किया। वो कहते हैं कि मैं चेयरपर्सन की रिक्वेस्ट पे उनके बेटे को सुपरवाइज़र के तौर पे रखा है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं उनके जियांग ग्रुप को डाउन कर दूंगा। इवन मैंने नोटिस किया है कि वो एंजल में काफ़ी इंटरेस्टेड है और इस चीज़ का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। बाद में एंजल काम कर रही होती है तो वेंग उसके लिए सूप लेकर आता है। कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा सा अच्छे से खाओ। तो वो कहती है अभी मैं काफ़ी ठीक फील कर रही हूँ। तो पीछे से जेंगसी कहती है कि सच में एंजल काफ़ी लकी है, देखो ना प्रेसिडेंट उसके लिए सूप लेकर आए हैं। वो उनको प्रोजेक्ट देते हैं, कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते थे पर हमारे इतने अच्छे नसीब नहीं है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिले। तो एंजल कहती है कि यदि तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो हम बात करके दिलवा सकते हैं। तो कहते कि नहीं, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता, ये स्पेसिफिकली मिस्टर वेंग के लिए दिया गया है। बाद में कार में दोनों बातें करते हैं। एंजल कहती है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, ज़रूर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो कहता है मेरे फादर के जाने के बाद दोनों ग्रुप अलग हो गए थे और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी प्रोजेक्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम सारी इन्फॉर्मेशन और सच इसके थ्रू जानना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर वो कहता है कि एक बार ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम वापस जियांग ग्रुप में काम करने आ सकती हो। वो कहती है कि डिपेंड करता है कि ये काम कितने टाइम में होगा, तुम्हें तो पता है मेरे पास 3 महीने हैं। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे पास 90 दिन है। और उसी टाइम को वो घंटे, मिनट और सेकंड में भी कैलकुलेट करके कहता है। एंजल कहती है कि तुम्हारी कैलकुलेशन तो काफ़ी एक्यूरेट है। वो कहता है मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हें रीपे करना चाहती है, तुमने उसकी जान जो बचाई थी। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है, वहाँ पे उसकी मॉम ने डिनर बनाया होता है। फिर वो लोग सब डिनर कर रहे होते हैं तो वेंग जानबूझकर एंजल को टीज करता है। कहता है मॉम इसे ना नेक पीस ज़्यादा पसंद है और फिर गले पर इशारा करके बताता है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा तो फिर उसको ज़्यादा नेक पीस दो। तो फिर वो उसे किक करती है। वो कहता है क्या कर रही हो तुम। उसकी मॉम कहती है क्या हुआ। वो कहता है देखो ना मुझे किक कर रही है। तो एंजल काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं जिंगशी और मैनेजर और उसके अंकल बातें करते हैं। कहते हैं उन लोगों ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। अंकल कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तुम दोनों को भी हैंडल करना है। वो कहती है पर इसमें तो प्रॉब्लम है। मैनेजर कहता है यदि अंकल कह रहे हैं तो हम ये करेंगे। वहीं एंजल की मॉम और उसके भाई उसके घर में आए होते हैं। उसकी मॉम कहती है कि अपनी सिस्टर से पैसे मांगना। तभी वहाँ पर वेंग और एंजल भी आते हैं। एंजल कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। उसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई है ये, तो हम तो यहाँ पे आएंगी। वो कहते हैं कि भले ही आप यहाँ पे आए पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगी। तो वो वेंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम तो कह रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर यहाँ पे क्यों आया है और दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी दिख रहा है। तो वेंग कहता है कि कितने पैसे चाहिए। वो कहती है 5 मिलियन। तो वो कार्ड देके कहता है इसमें 10 मिलियन है, अब इसके बाद एंजल को परेशान मत करना वरना मैं रूथलेस हो जाऊंगा। तो वो लोग कार्ड लेके वहाँ से भाग जाते हैं। एंजल उसे थैंक यू कहती है मैं तुम्हारे ये पैसे रीपे कर दूंगी। वो कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे रीपे करने की ज़रूरत है, तुम मुझे इंटरेस्ट दे सकती हो। वो कहती है इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट। फिर वो उसके सिर पे किस करता है, कहता है इस तरीके का इंटरेस्ट। तो वो उसे हक कर लेती है। बाद में जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो वेंग कहता है कि मैंने कल सोचा कि तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस परेशान करने आएगी तो तुम्हें डील करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्यों ना तुम एक बॉडीगार्ड हायर कर लो, क्यों ना मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ। तो वो स्माइल करने लगती है तो वेंग उसे किस कर लेता है। तो वो क्यूटली अपने फेस को कवर कर लेती है। बाद में हमें उनके ऑफिस में एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे प्रेसिडेंट उन्हें काम सौंप रहे होते हैं। कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट को वेंग और मैनेजर दोनों ही लीड करेंगे और उनके अंदर जो भी स्पेसिफिक चीज़ों को करेक्ट करना है वो काम जेंगशी और एंजल करेगी। तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो जेंगशी कहती है प्रॉब्लम्स नहीं है, बस तुम्हें काम करना नहीं आता और ये जियांग फैमिली नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई प्रिंस की तरह ट्रीट नहीं करेगा। एंजल कहती है पर्सनल ग्रजेस को साइड में छोड़ो पर इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है। पर वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दोनों कहते हैं यदि इसके अंदर प्रॉब्लम है और आउटकम में भी प्रॉब्लम आई तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। बाद में एंजल और वांग दोनों सोफा पर बैठे होते हैं। वेंग कहता है कि क्या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। वो कहती है कौन सा प्रपोजल। तो वो कहता है कि बॉडीगार्ड वाला, प्रोटेक्शन करने वाला प्रपोजल। तो वो उसे चाबी निकाल कर दिखाती है। तो वो कहता है कि क्या ये मेरे लिए इनविटेशन है। तो वो उसके क्लोज जाकर उसके नेक पे बाइट कर लेती है। वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे नेक पे बाइट क्यों करती रहती हो, क्या ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, चलो मुझे भी तुम्हारे नेक को टेस्ट करना है। फिर वो भी उसके नेक पे बाइट करता है। फिर वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वेंग ने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट का काम कर लिया होता है। तभी उसे फ़ोन आता है। मैनेजर वे कहता है कि आपने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में मिस्टेक बताई थी वो अंकल की केयरलेसनेस की वजह से थी, जो कि अब करेक्ट हो चुकी है और अब मैं तुम्हें नया डेटा भेज रहा हूँ। हम लोग इसमें से अच्छे से काम करेंगे और हमें चारों को टीम में काम करना है और इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं।
फिर वो फ़ोन रख देता है। एंजल कहती है ये इतना अच्छा तो है नहीं। फिर जितनी ज़्यादा शांति उतनी ज़्यादा बड़ा तूफान। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे गलत डेटा दिया था और मुझे फ्रेम किया था, पक्का इस बार भी उन्होंने हमें ऐसे ही फ्रेम करना चाहते हैं। वेंग उससे पुरानी फ़ाइल मांगता है, वो लोग ढूंढते हैं तो उनको वो फ़ाइल नहीं मिलती। वो कहते हैं कि ये फ़ाइल शायद प्रेसिडेंट के घर पे होगी। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट चैंग और प्रेसिडेंट शू दोनों मिलते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट शू को पता चलता है कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट चैंग का किया करा है। यंग फैमिली को फ्रेम करना चाहता है, उनके बिजनेस को डाउन करना चाहता है और वेंग को जेल भेजना चाहता है। वो कहती है अच्छा तो तुम इतने टाइम से प्रिटेंड कर रहे थे। वो कहता है कि इस बार तुम लोग नहीं बचोगे और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वेंग और एंजल वो फाइल ढूंढ रहे होते हैं। एंजल के पास एक फ़ाइल लगती है, वो कहती है फ़ाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि हमें ये नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कहता है कि हमारे पास टाइम है, अभी भी हम ढूंढ सकते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर वे और जेंगसी आते हैं, कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी मदद कर दें कुछ एविडेंस ढूंढने में। तो एंजल कहती है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है, हम लोग एविडेंस ढूंढ के ही रहेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कैसे ढूंढोगे, कहते हैं कि अब तुम इस बार बुरी तरीके से फंस चुके हो। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट चांग भी आता है। वो कहता है कि अब तो मैं बोर्ड मीटिंग में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा कि तुम चोरी चुपके से फाइल चुरा रहे हो। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट शू आती है, कहती है तुम बोर्ड मीटिंग में क्या ही कंप्लेन करोगे, जो क्राइम तुमने किया है ना उसके लिए तुम्हें जेल भेजा जाएगा। वो पुलिस को लेकर ही आई होती है और एक फ़ाइल दिखाती है जिसमें उसने जितने भी क्राइम किए होते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्रेसिडेंट जंग का तो दिल ही बैठ जाता है। बाद में एंजल कहीं जा रही होती है, तभी वेंग उसे कहता है कि कार में बैठो। वो अंदर कार में बैठती है तो पूछता है कि कहाँ जा रही थी। वो कहती है डिज़ाइनर को ढूंढने के लिए, अपने फ्यूनरल की डिज़ाइन करानी है। तो वो कहता है कि यदि तुम बीमार हो तो चलो हॉस्पिटल जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का बेस्ट डॉक्टर लेकर आऊँगा, पर तुम ऐसे शब्द मत बोलो। वो कहते हैं कि मुझे टर्मिनल कैंसर है, बोलो अब क्या करोगे, और उसके नेक पे बाइट करती है। वो कहता है कि मुझे सच में लगता है कि तुम्हें कुछ इलनेस है, चाहे भले ही वो माइनर ही क्यों ना हो। पर वो वापस उसे किस कर देती है, कहती है मेरे बाजू में एक हैंडसम गाय है जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। वंग कहता है कल ग्रैंडपा का बर्थडे है तो तुम मेरे साथ आना। वो कहती है किस हक से आऊँ, तो वो कहता है कि तुम मेरी, फिर बात को बदलते हुए कहता है कि तुमने मेरी मॉम की लाइफ बचाई है, उसी हक से आ जाना। वो कहती है मुझे लगा तुम कुछ और कहने वाले हो। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते आ जाना। वो कहती है कि ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो कहता है कि मेरा परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके क्लोज जाके किस करता है। कहता है मैं ज़रूर अच्छा परफॉर्म करूँगा। बाद में हमें बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आए होते हैं सब और उनको विश करते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर वे और जिंगशी भी आते हैं। तो प्रेसिडेंट शू कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहते हैं कि ग्रैंडपा और अंकल जेंग दोनों फ्रेंड है, वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते इसलिए उन्होंने गिफ्ट भिजवाया है। फिर वो उनको गिफ्ट देके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तभी वहाँ पर वेंग और एंजल भी आते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो कहते हैं क्यों, मुझे यंग फैमिली के अंदर नहीं आना चाहिए था, और तुम यहाँ पर अच्छे बने का नाटक मत करो, सबको ही पता है तुमने क्या क्या कांड किया है, तो तुम तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोचना ही मत। फिर वो ग्रैंडपा को बर्थडे विश करती है। तो जेंगशी कहती है कि तुमने प्रिंस जैसा ड्रेस पहना है तो खुद को प्रिंसेस समझने लगी। तुम ये सपना देखना बंद कर दो कि तुम्हें कोई रियल प्रिंस शादी करेगा। कहीं तुम इतनी भोली तो नहीं कि तुम समझ रहे हो कि वेंग तुमसे शादी करेगा। फिर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है तो क्या तुम उसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं आई, सबको दिखाओ तुमने गिफ्ट में क्या लिया है। तो मैनेजर कहता है कि उसके पास कैसे गिफ्ट होगा, उसको तो उसकी मॉम के देने के लिए भी पैसे नहीं है, उसकी फैमिली की सिचुएशन किसे नहीं पता। वो कहता है ग्रैंडपा आपको नहीं पता, ये आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो सब लोग बातें करते कि क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है, पर इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छी फैमिली से होगी। तभी वेंग कहता है कि उनका गिफ्ट प्रेजेंट करो। तो वो कहता है कि एम्ब्रॉयडरी का वर्क एंजल ने खुद किया है 100 नीडल का यूज़ करके। वो लोग वापस उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते तुम्हारे पास सुई खरीदने के पैसे भी है, और हंसने लगते हैं। मैनेजर वे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा चीप हो, तो वो उसे मारने जाती है। कहती है किसको चिप बोला, और तुम छुप क्यों रहे हो, ये पहली बार तो नहीं जब मैं तुम्हें पीट रही हूँ, और मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुमने और अंकल जेंग ने कैसे जियांग फैमिली को फंसाया था, और तुम यहाँ पर अब अच्छे बने का नाटक कर रहे हो। तो सब लोग बातें करते कि ये लोग जियांग फैमिली के पीठ पीछे ये सब कर रहे थे और उनको जेल भी हो सकती थी। यदि हमारा यंग सीईओ इतना एक्टिव नहीं होता तो जियांग फैमिली ख़त्म हो चुकी होती। तो वहीं कहता है कि मैंने इस मैटर को सॉल्व कर पाया क्योंकि एंजल ने मेरी मदद की थी, और मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये मेरी फियांसे है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और एंजल से पूछती है क्या तुम अग्री करती हो मेरी बेटी से शादी करने के लिए। तो वो हाँ कहती है। फिर वो ब्रेसलेट जियांग फैमिली का हायलूम होता है वो उसे दे देती है वो, पर एंजल मना करती है। वहीं पर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया मुझे बहुत पसंद आया, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के अकाउंट में डोरी गिफ्ट के 1 बिलियन रुपए ट्रांसफ़र कर दो।
और 5 विला भी दे दो और दूसरी बहुत सारी चीज़ें वो उनको देते हैं। वो कहते हैं दादाजी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। दादाजी कहते हैं कि बैंक में जाओ और 22 गोल्ड बार लेकर आओ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लोग को देना चाहता हूँ। वो मना करती है तो वेंग कहता है कि यदि ग्रैंडपा दे रहे तो ले लो ना, इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी कहते हैं कि ये तो सिर्फ हमारे मीटिंग के गिफ्ट है। फिर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो एंजल भी उनको थैंक यू कहती है। वो सोचती है कि मैं इनको नहीं बता सकती कि मेरे पास अभी बहुत कम समय है, इसीलिए मैं अपने साथ साथ वेंग की लाइफ नहीं ख़राब कर सकती। फिर वो एक गार्डन में बैठी होती है, वेंग भी उसके साथ होता है। वो कहती है ग्रैंडपा ने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए, तुमने रोका क्यों नहीं। वो कहता है कि हमारी फैमिली में ग्रैंड डॉटर इन लोग को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, तो मैं क्यों रोकूँ। वो कहती है इसका मतलब अब मैं जियांग फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लो हूँ। तो वो कहता है हाँ, और तुम्हें अब अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, तुम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लगती हो। वो कहती है ठीक है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है तो वेंग कहता है ये सूजन है। सूजन कहती है कि हम दोनों फ्रेंड से ज़्यादा थे और हम दोनों ने कुछ टाइम के लिए डेट भी किया था। एंजल कहती है तब तो तुम लोगों की काफ़ी अच्छी मेमोरीज रही होगी। तो वो कहती है हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, पर तुम्हारे साथ उसको देख के काफ़ी शौक लग रहा है। वो कहती है कि सबका अपना पास्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी वैसा ही हो। वेंग कहता है कि जो पास था वो पास था, अब मैं और एंजल काफ़ी खुश है, तो तुम अपने मैटर पे फोकस करो। तो वो उसका हाथ पकड़ती है। वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ एक बार खाना खाने तो आओ। एंजल कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम्हारे लिए वो वेट कर रही है, और वहाँ से चली जाती है। बेचारा वेंग तो बेचारा सैंडविच बन जाता है। सुजन कहती है कि देखो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो साथ में खाना खाने जाए। तो वो उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वो एंजल को कहता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, तो मैं उसके साथ खाना खाने क्यों जाऊँगा, क्यों ना हम दोनों साथ में खाना खाने जाए। तो वो कहते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम जो उसके साथ चाहो कर सकते हो। तो वो कहता है गुस्सा मत करो और उसे किस करता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाद में वो लोग घर पर जाते हैं जहाँ पर वेंग की मॉम होती है। तो एंजल उसे बर्थडे विश करती है। वहीं पे सूजन भी आई होती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है भला मैं क्यों नहीं आ सकती। वेंग कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी मॉम का बर्थडे है तो वो तो यहाँ पे आएगी। वेंग की मॉम कहती है ये मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड है एंजल। फिर सूजन उनको एक नेकलेस गिफ्ट करती है। कहती है आप वेंग की मॉम हो तो आपके लिए गिफ्ट लाना तो बनता है। फिर एंजल से कहती है तुमने आंटी के लिए क्या गिफ्ट लिया है, तुम मुझे ऐसा मत बताना कि तुम सिर्फ केक लेके आई हो। तो आंटी कहती है कि एंजल यहाँ पे आई है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। सुसन कहती है आंटी ये तो गलत है, यदि ये आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई इसका मतलब ये है कि वो आपकी वैल्यू नहीं करती। बैंक कहता है कि यदि तुम यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने के लिए आई हो तो यहाँ से चली जाओ। वो कहती है एंजल आपके लिए कुछ भी नहीं लाई, इसका मतलब तो यही है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। एंजल कहती है सुजन सही कह रही है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए लायक नहीं हूँ। फिर आंटी को सॉरी कह के कहती है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और वहाँ से जाने लगती है। तो वेंग उसे रोक लेता है, कहता है तुम क्यों जाओगी। फिर आंटी कहती है कि एंजल ने 1 महीने पहले ही मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दिया था मेरी जान बचा के। फिर वो एक हेirloom लेकर एंजल को दे देती है। कहती है मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहू माना है, इसलिए इस गिफ्ट को ले लो। वेंग कहता है देखा मेरी मॉम ने इसे अपनी बहू मान लिया है तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो सुजन गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। बाद में वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। एंजल सोचते कि वेंग मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर से वो पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। डॉक्टर बताते हैं कि अब तुम्हारे पास 1 महीने का भी टाइम नहीं है। वो सोचती है कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैं मरने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वर्स्ट कंडीशन में मुझे देखो, काश हम कभी नहीं मिले होते। आंटी कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। वो कहती है मैं बस सोच रही थी कि लाइफ कितनी शॉर्ट होती है, जिस चीज़ को हम रोकना चाहते हैं वही हमारी पलक झपक के ख़त्म हो जाती है। आंटी कहती है हाँ हमारी लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है, इसलिए हमें सारे दिन को अच्छे से जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। यदि मेरे पास सिर्फ ज़िंदगी का 1 दिन बचा है तो मैं उसे पूरी तरीके से दिल से जीऊँगी। तो वो इन कहता है कि आप दोनों ऐसी इमोशनल बातें मत करो और उसकी मॉम को कैंडल बुझाने को कहता है। एंजल सोचती है आंटी सही कह रही है, मुझे जितने दिन बचे उसको अच्छे से जीना चाहिए। फिर आंटी कहती है वेंग अब से तुम एंजल को अच्छे से ट्रीट करोगे। वेंग कहता है ठीक है, आप अपनी बर्थडे विश मांगिए। फिर वो उसकी बर्थडे विश मांगती है। मॉम कहती है कि अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी और वहाँ से चली जाती है। वेंग कहता है कि अब हम सिर्फ दोनों हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंजल हंसती है, सोचती है कि कोई बात नहीं, ये लास्ट टाइम है जब मैं सेल्फिश हो रही हूँ। फिर मन में उसे सॉरी कहती है और उसे किस करने लगती है। तभी उसके नोज़ में से ब्लीडिंग होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो वेंग उसे तुरंत पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। वो कहता है कि ये बहुत बार हुआ है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पर एंजल बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है।
तो वो कहता है कि उसे ल्यूकेमिया है। तो वो शॉक हो जाता है, कहता है क्या इतना ज़्यादा सीरियस है, क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है, क्या वह ठीक हो सकती है। तो वो कहते हैं कि वो अब अपने फाइनल स्टेज पे है। वेंग कहता है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं उसके लिए बेस्ट डॉक्टर लेकर आऊँगा। डॉक्टर कहता है अभी काफ़ी लेट हो गया है, ये इम्पॉसिबल है, पर मैंने उसके जैसा कोई भी स्ट्रॉन्ग पेशेंट नहीं देखा। वो हमेशा खुश रहती है, हॉस्पिटल अकेली आती है और उसकी ट्रीटमेंट कितनी पेनफुल होती है, उसके बाद भी कभी भी कंप्लेंट नहीं करती। आने वाले दिन उसके लिए काफ़ी हार्ड होने वाले हैं, इसलिए जितना हो सके उसके साथ रहो। वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुका था। डॉक्टर भी सैड थे। बाद में वो रूम से बाहर जाके रोता है। फिर एंजल के रूम में जाता है, कहता है जो तुमने बोला वो सच था, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो, पर अब क्या होगा। वो कहती है क्या तुम सैड फील कर रहे हो। वो कहता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। वो रो रहा था तो एंजल उसके आंसू पोंछ के कहती है कि नहीं। वेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए दुनिया का बेस्ट डॉक्टर ढूंढ के लाऊंगा, मैं तुम्हें ज़रूर ठीक कर दूंगा, और अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो कहती है ठीक है, मेरे साथ ही रहना हमेशा। दोनों काफ़ी इमोशनल हो गए थे। बाद में वेंग फ़ोन में से कुछ लेस निकालता है, कहता है ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था और मैंने इन सबको याद भी कर लिया है। एंजल कहती है ठीक है, हम दोनों कल डेट पे जाएंगे। वो कहता है नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगी ना तब हम ये सब करेंगे। वो कहती है मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। एंजल उसे देख ही रही होती है। दोनों को देख के ऐसा लगता है दोनों कितने मजबूर हो गए, पर उनकी किस्मत है कि उनका साथ ही नहीं दे रही है। बाद में एंजल जाकर डॉक्टर से मिलती है, कहती है क्या रिपोर्ट्स आ गए हैं। डॉक्टर रिपोर्ट्स देता है, कहते हैं कि आप मेरी हेल्प करो। फिर बाद में वो चुपके से अपने रूम में आ जाती है और लेट जाती है। फिर डॉक्टर उनके रूम में आते हैं। वेंग को कहते हैं कि मैंने इनका एग्जामिनेशन किया तो मुझे पता चला कि मैंने उनको गलत रिपोर्ट दे दिया था, एक्चुअल में ये ठीक ही है, थोड़ी सी थक गई थी, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो वेंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कितनी अच्छी बात है, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कहती है ठीक है, अब मैं ठीक हूँ ना, तो चलो डेट पे चलते हैं। फिर वो 100 थिंग्स जो तुमने प्लान की थी वो करेंगे। फिर हम देखते हैं दोनों साथ में मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं, क्योंकि वही तो उसकी विश थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर डम्पलिंग्स बनाना। दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वेंग एंजल के क्लोज जाके उसे किस करता है। फिर बाद में दोनों साथ में सो रहे थे। वो कहता है कि कल मॉर्निंग में मैं तुम्हारे साथ सनराइज़ देखने के लिए आऊँगा। वो कहती है ठीक है। तभी उसे खांसी आती है तो वो अपने फेस को कवर कर लेती है और बहुत सारे टिश्यूज़ निकालती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। पर वेंग को सब कुछ पता था। वो सारे ब्लड से भरे हुए टिश्यूज़ को अपने पीलो के नीचे छुपा देती है। पर वेंग को पता था वो रो रहा था कि वो एंजल की कोई मदद नहीं कर पा रहा है और सिर्फ प्रिटेंड कर सकता है कि वो ठीक है। सुबह वेंग उठता है तो वो एंजल को उठाने की कोशिश करता है, पर वो उठती नहीं है। तो उसकी सांसें चेक करता है कि क्या वो ठीक है। तो उसकी सांसें चल रही थी तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर वो टिश्यूज़ को देख लेता है जो रात में एंजल ने यूज़ किए होते हैं। फिर वो उसके उठने का इंतज़ार करता है। दोपहर के 2 बज जाते हैं, तब जाके एंजल की आँख खुलती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे साथ सनराइज़ देखूंगी, पर मैं सोती रही, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो वेंग उससे हक कर लेता है। वो कहती है क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सनराइज़ देखना था। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम कल देखने जाएंगे। वो कहता है कि आज हमने सनराइज़ देखना रह गया है, तो चलो मैं तुम्हें डेजर्ट खिलाने ले जाता हूँ। मैंने सुना है गर्ल्स को डेजर्ट खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर वो उसे प्यार से देखने लगता है। फिर वो दोनों डेजर्ट खाने जाते हैं। वेंग उसे डेजर्ट खिलाता है, कहता है कि अच्छा है। तो वो उसे टीज करता है और उसे किस करता है। तभी उसे खांसी आने लगती है। वो कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है कि मेरी एपेटाइट ठीक नहीं है। वेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए टिश्यूज़ लेकर आता हूँ ताकि वो अच्छे से खा सके। वेंग के जाने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा खांसी आती है, पर वो सब कुछ चुपके से देख रहा होता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस फील कर रहा था। बाद में जब एंजल थोड़ा सा अच्छा फील करती है तब जाके वो उसके पास टिश्यू लेकर आता है और उसके फेस को वाइप करता है। वो कहता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो कहती है चलो घर चलते हैं। वो कहता है अभी हमारे पास टाइम है। तो वो कहती है क्यों ना हम साथ में एक मूवी देखें। तभी फ़ोन आता है। डॉक्टर कहते हैं हमने आपके टेस्ट रिज़ल्ट देखे, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। बहुत सारे पेशेंट को नोज़ ब्लीडिंग होता है, जॉइंट पेन होता है और कभी कभी दिखना ही बंद हो जाता है। तो आप अच्छे से आराम करो और हॉस्पिटल में आज ट्रीटमेंट के लिए आ जाओ। तो वो फ़ोन काट के कहती कि मेरी मॉम यहाँ पर आई है, उसने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वेंग कहता है ठीक है चली जाओ। फिर वो जा रही होती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर कुछ कह नहीं पाता। फिर एंजल हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। नर्स कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम हमेशा अकेले क्यों आती हो। तो वो कहती है मैं ये अकेले सहन कर सकती हूँ, उनको साथ में ला के उनको सफ़र नहीं करवाना चाहती। तभी उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था तो वो वहाँ पे हीट करने लगती है। नर्स कहती है कि क्या वापस आपको वहाँ पे पेन हो रहा है। वो कहती है कि अभी और भी ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। नर्स कहती है कि क्या आप हॉस्पिटल में रहना चाहती हो, थोड़ी देर के लिए आपका पेन कम हो जाएगा।
पर वो मना करती है। वो कहती है मुझे बाकी के दिन हॉस्पिटल में नहीं निकालने, मुझे काफ़ी चीज़ें जो करनी है, और उसे काफ़ी सारा पेन हो रहा होता है। पर वेंग ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है। नर्स कहती है कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो उसे देखता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो छुप जाता है। जब उसे खांसी आती है तो पेन उसे होता है। जब उसके हाथ खून से भरे थे तो दिल में उसे चुभ रहा होता है, पर वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एंजल नहीं चाहती थी कि वेंग को पता चले। इसलिए वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे नहीं पता है एंजल की वीकनेस के बारे में। एंजल वीकनेस की वजह से अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसके पास जाकर वो मदद नहीं कर पाता। बाद में एंजल घर जाती है तो वो उसे फ़ोन करता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है मैं घर पर हूँ। वो कहता है कि अब तक तो तुम्हारी मॉम चली गई होगी, है ना। वो कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है बस मैंने ऐसे ही गेस कर लिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे वहाँ पे आ रहा हूँ, और फिर उसके घर पे जाता है। वो उसके सामने देखता है, स्माइल करने की कोशिश करता है, पर अब वो और ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर पा रहा था। एंजल को पेन में देख के उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, पर वो अपना मुंह छुपा लेता है और आंसू पोंछ लेता है और वापस उसके सामने स्माइल करने की कोशिश करता है। फिर बाद में दोनों साथ में सो रहे थे। वो कहता है क्या तुम थक गई हो। तो वो कहती है नहीं, मैंने काफ़ी अच्छे से आराम किया था, इसलिए मैं थकी नहीं हूँ। पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंजल रो रही होती है तो वो कहता है कि चलो एंजल, शादी कर लेते हैं। तो वो रोने लगती है। वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, इस महीने की 20 तारीख को हम शादी करेंगे, और मैं अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, और हम बहुत ग्रैंड वेडिंग करेंगे। फिर उसे हक कर लेता है। वो कहता है तुम बस आराम करो, देखना मैं तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड बनाऊंगा, ठीक है। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं एंजल से शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। वो कहता है हाँ। तो उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, और एग्री करती है। बाद में वेंग कहता है कि मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहता हूँ और उससे दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट ब्राइड बनाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। बाद में वेंग एंजल को फ़ोन करता है, पर फ़ोन नहीं लग रहा था। वो तुरंत घर जाता है, पर वहाँ पे एंजल नहीं होती। फिर हॉस्पिटल जाता है, पूछता है एंजल आई थी क्या यहाँ पे, पर वो वहाँ पे भी नहीं होती। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि यदि आपको एंजल मिले तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। फिर वो रोड पे जाकर एंजल को ढूंढता है, पर उसे कहीं पर भी वो नहीं मिल रही थी। वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, इरिटेट हो रहा था। वहीं पर एंजल एक टेरेस पर आई होती है। वहाँ पर वेंग आता है। एंजल कहती है तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड था। तो एंजल कहती है कि अभी 99 चीज़ बाकी है जो करनी है, पर शायद मैं वो नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया, पर फिर भी हम सनराइज़ साथ में नहीं देख पाए। यही वो प्लेस है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। यदि मैं इस टेरेस पे नहीं आई होती तो शायद हम दोनों कभी नहीं मिलते। तो वेंग कहता है कि हमारी किस्मत में था मिलना। वो कहती है कि क्या हमारी किस्मत में जुदा होना भी लिखा है। वो कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वेंग कहता है मुझे सब कुछ पता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एंजल डॉक्टर से जब फेवर मांग रही थी तो वो सब कुछ सुन लेता है। वो कह रही थी कि मैं नहीं चाहती मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी कंडीशन के बारे में पता चले, कि आप इस चीज़ को सीक्रेट रख सकते हो। डॉक्टर कहते हैं यदि तुम ट्रीटमेंट नहीं लोगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा, क्या तुम्हारी बॉडी हैंडल कर पाएगी। तो वो कहती है हाँ। फिर उसके आने से पहले ही वेंग सोने का नाटक कर लेता है, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो उसके हाथ पकड़ के कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले तुम्हारे पास कितना भी टाइम बचा हो, पर मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। फिर वो रोने लगता है, कहता है कि क्या तुम मेरी विश पूरी करोगी। एंजल भी इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। दोनों का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन दिखाया जाता है। बाद में जियांग एंजल की मॉम को फ़ोन करके कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाह रहा हूँ। तो उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है तुम दोनों परफेक्ट हो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। कहती है कि शादी कब होने वाली है, मैं एडवांस में तैयारी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि 20 तारीख को है। वो कहता है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम आप एंजल के साथ स्पेंड कीजिए, उससे प्यार कीजिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और उसे सब कुछ बता देता है कि उसे कैंसर है। तो उसकी मॉम तो बेहोश हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट एंजल का मेकअप कर रही होती है, पर अभी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। तभी उसकी मॉम आती है। तो एंजल कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचा और हमेशा तुमसे पैसे मांगती रही। यदि मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी पैसे नहीं मांगती। दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उसकी मॉम कहती है सारी मेरी गलती है, और जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। तभी उसको वापस से ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी मॉम कहती है मुझे माफ़ कर दो, और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है।
उसका भाई भी कहता है मैं गेम्स नहीं खेलूँगा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तभी वेंग भी वहाँ पे आ जाता है तो एंजल कहती है कि अब हम क्या करेंगे, मैं शायद ये शादी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो वो उसका फेस वाइप करता है। डॉक्टर आके कहता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड हो और उसे दवाई देता है। वो दवाई पीती है तो वेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो। एंजल कहती देखो ना, मैंने मेरी शादी की ड्रेस खराब कर दी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। वो कहती है मैं अपनी अगली लाइफ में तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ लाइफ गुजारना चाहती हूँ। फिर वो उसे ले जाने लगता है पर वो बेहोश हो जाती है तो वो उसे गोद में उठा के ले जाता है। वो कहता है एंजल मुझे बस एक बार सेल्फिश बनने दो, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो पर मेरी ब्राइड तुम ही रहोगी और अगली लाइफ में भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें अपनी ब्राइड बनाऊँगा। वो उसे वेडिंग वेन्यू पे लेकर आता है। दोनों की मॉम काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर होस्ट वेडिंग सेरेमनी चालू करती है। वहाँ पर मैनेजर वे और चेंगशी भी आए होते हैं। मैनेजर कहता है कि हमने उसे कितना बुरा ट्रीट किया, उसके बाद भी उसने हमें शादी में बुलाया। चेंगशी कहती है कि मुझे उससे क्या। फिर होस्ट कहती है कि ब्राइड और ग्रूम की मदर के आपको कुछ कहना है। तो वेंग की मॉम आके कहती है एंजल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काइंड गर्ल है, हमेशा लोगों में अच्छाई का काम करती रहती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो हमारी फैमिली की बहू बन के आ रही है। अब से हम हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे और उसे हक कर लेती है। वेंग उसकी मॉम को थैंक यू कहता है। फिर वो एंजल से कहता है कि मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो एंजल कहती है कि मेरी पूरी लाइफ का लक मैंने यूज़ किया और मैं तुमसे मिली और ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है। बाद में उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। दोनों ही गेस्ट को ग्रीट करते हैं, बाद में अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। अब रिंग एक्सचेंज करने की बारी थी पर एंजल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर भी वो उसे अंगूठी पहना देता है। वो कहता है अब से तुम मेरी हो और अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। एंजल सोचती है भले ही किस्मत ने मेरे लिए कितना ही बुरा किया हो पर भगवान ने फिर भी मेरे लिए तुम्हें भेजा। तुम्हारे प्यार ने मेरी लाइफ में जितने भी दुख थे उसको मिटा दिया। अब मुझे मेरी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है और अपनी नेक्स्ट लाइफ में मैं ज़रूर तुमसे मिलूंगी और मेरी लाइफ के सारे मोमेंट्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। फिर सबको फ़ोटो खींचने के लिए बुलाया जाता है और उनकी फैमिली का एक क्यूट सा फ़ोटो खींचा जाता है। तभी वापस से उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, कहती है प्लीज़ बेटा वापस आ जाओ, मेरी सारी गलती है, प्लीज़ वापस आ जाओ। सब लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। इस बार तो मैनेजर वे और जेंगसी भी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पे ही ड्रामा का एंड होता है। वैसे आपको ड्रामा कैसा लगा? आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होगे इस ड्रामा को देखते वक्त, बट आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।